थोड़ा सा इस पर कोशिश करेंगे कि बात कर सके। होमो सैपियंस जब इवॉल्व हो रहा था, क्या उसको ये सब पता था कि प्रकृति जैसी कुछ चीज होती है जो मुझसे बहुत अलग है? क्या उसको ये पता होगा कि इंसान और नेचर में कुछ डिफरेंस है? हम हमेशा ये चीज पढ़ते हैं सिंस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, चाहे हम वैदिक सभ्यता को पढ़ें, चाहे हम नॉर्डिक कंट्रीज में पढ़ें, चाहे हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पढ़ें, कि एंशियंट ह्यूमंस प्रकृति के साथ अलाइंड होकर रहते थे। वाई? उनके लिए कोई इन्वायरमेंटल साइंस का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, उनको कभी ये भी नहीं पढ़ाया गया था कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। बट बिकॉज अवर बेसिक नेचर, अवर दैट मीन्स द बेसिक नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अलाइंड विद द नेचर। हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई है कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, एज विद इन सो विदाउट, वो जो पंच तत्व जिसे आप कहेंगे, वो जो 5 एलिमेंट हैं, वो बाहर भी हैं, वो अंदर भी हैं। अगर वो बाहर इनबैलेंस होंगे तो वो अंदर भी इनबैलेंस होंगे। अब अंदर इज नॉट जस्ट अंदर मेरे मेरे यानी आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन रेस ओनली। मैं इस पूरी ब्रह्मांड और पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं तो ह्यूमन रेस का एग्जांपल हो गई। किसी एक प्लांट को उठाते हैं, किसी एक स्पेशी को उठाते हैं, और उस स्पेशी को जब आप देखोगे, एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पर ऐड करके देख सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू अ विजन, आई एम नॉट गिविंग यू एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एंड दैट विजन इज, आप कभी मॉडल बनाते हो 10th और 11th में, जब हमें प्रोजेक्ट मिलते थे तो हमें एक मॉडल बनाने के लिए दिया जाता था, या और प्रिसाइजली मैं कहूँ तो आप कभी रियल एस्टेट को जब सर्च करने जाते हो, प्रॉपर्टीज को देखते हो, किसी मल्टी या सोसाइटी में अपने फ्लैट या डुप्लेक्स देखने जाते हो, तो वो जो बिल्डर होता है वो पूरी सोसाइटी का एक पहले मॉडल बनाकर रखता है जिससे वो आपको एक्सप्लेन करता है। सो जस्ट इमेजिन कि जब पूरी दुनिया बन रही थी, जब वो बिग बैंग की थ्योरी हो रही थी, तो एक मॉडल के रूप में इंडिया को फ्रेम किया गया। क्योंकि वर्ल्ड के जितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं, वर्ल्ड के जितने बायोडाइवर्सिटी एरिया है, वर्ल्ड की जितनी टोपोग्राफिक डिवीजन्स हैं, वो सारे आपको इंडिया में मिलेंगे। यहाँ आपको स्नो भी है, यहाँ आपके पास रेगिस्तान भी है, यहाँ आपके पास कोस्ट भी है, यहाँ आपके पास पठार भी है, यहाँ आपके पास मैदान भी है, यहाँ आपके पास हर तरह का वो ज्योग्राफिकल एरिया पठार से लेकर पहाड़ तक का है जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में हो सकता है। कुछ कंट्रीज में आप बीच एंजॉय करने जाते हो, कुछ कंट्रीज में आप एरोराज एंजॉय करने जाते हो, कुछ कंट्रीज में आप स्टार गेजिंग के लिए जाते हो। आप इंडिया में वो सब देख सकते हो। Factually, 86% of the world's biodiversity exists in India in certain forms. तो जब हम ये सैंपलिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड का सैंपल हो गया इंडिया, ह्यूमन का सैंपल हो गई मैं या आप, अपने आप को कंसीडर कर लो, फिर एक एक स्पेशी का एक एक कोई भी एक एग्जांपल, जो आपका फेवरेट एनिमल, जो आपकी फेवरेट बर्ड, जो आपका फेवरेट प्लांट हो, आप उसको कंसीडर करो। नाउ सी, जब हमारे बाहर के नेचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा चेंज हो जाता है, अगर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, मैं बहुत स्वेटिंग कर रही हूँ, मैं अजीब सी चिड़चिड़ी हो जाऊंगी, राइट? मेरे नेचर और मेरे बिहेवियर में अनएक्सपेक्टेड चेंज आने लगेगा, जो मेरे को रीजन भी नहीं समझ में आ रहा, पर मेरा दिमाग खराब, मैं अननेसेसरी लोगों से लड़ रही। The very same behavior will turn into my pet. अगर मेरे घर में कोई एनिमल है, अगर मेरे घर में कोई पैट मैंने कर रखा है, the very same behavior you can observe on the plants. हमें धूप में उनको अलग से बचाना होता है। बाहर की चीजें आपके अंदर की चीजों पे ऑटोमेटिक इम्पैक्ट डालती है, आप उसको खुद से सेपरेट नहीं कर सकते। आप चाहो कि आप प्रकृति से अलग होकर अपनी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी के साथ रहो, आप नहीं रह सकते। इंसान ने वो कोशिश की through the invention of air conditioner, through the invention of fridge, through the invention of refrigerator, कि I should be the more superior race. ठीक है, well tried. लेकिन जब आपने खुद को उस एक समष्टि से व्यष्टि के रूप में अलग किया, जब आपने अपने आप को पूरी प्रकृति से सुपीरियर मानकर अपनी रेस से अपने बाकी के क्रिएचर को, जिसे आप पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कहते हो, उससे अलग किया, तो क्या हुआ? आपके साथ जो गड़बड़ हुआ उसको हम सेकेंडरी लेवल पे डिस्कस करेंगे। बाकी की चीजों के साथ बहुत डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ, क्योंकि नेचर ऑटोमेटिकली वर्क्स ऑन अ बैलेंस्ड वे। इफ यू आर कटिंग अ सर्टेन एलिमेंट और यू आर एडिंग अ सर्टेन एलिमेंट, तो बाकी के एलिमेंट्स डिस्टर्ब होते ही होते हैं।
ठीक है। बड़े मजे की बात यह है कि जब तक ये इफेक्ट दूसरों पे पड़ रहा था, दैट मीन्स दूसरे हु इज फौना एंड फ्लोरा, बायोडाइवर्सिटी, जो उस पूरे परितंत्र को चलाने वाली है। ह्यूमन रेस को अभी अलग ही रखते हैं क्योंकि ह्यूमंस ने खुद को सेपरेट किया। जब तक वो इफेक्ट दूसरों पे पड़ रहा था, nobody is talking about the climate change, nobody is talking about their effects, nobody is talking about कि क्या उसका कारण है, क्या उसके consequences हो सकते हैं। बट जब वो इफेक्ट ह्यूमंस पर पड़ने लगा, जब चीजें हमारे लिए वर्स्ट होने लगी, जब नेचर बॉर्न डिसीजेस आने लगी, जब वेक्टर बॉर्न डिसीजेस बढ़ने लगी, जब सांस लेने में परेशानी होने लगी, जब वाटर पॉल्यूट होने लगा, जब कंटामिनेटेड सॉइल के कारण आपकी एग्रीकल्चर करप्ट होने लगी, जब फूड प्रोडक्शन में हमको दिक्कत आने लगी और खाद्यान्न की आपूर्ति का संकट आने लगा, तब we started talking about climate change, their effect on biodiversity. क्योंकि that was the time when we realized कि I cannot sustain alone. There is a very famous sentence of Aristotle जो कहता था कि जो व्यक्ति सबसे अलग रहता है वो या तो पशु है या देवता है. Although there is a little bit error in this, animal भी, पशु भी कभी भी independently नहीं जी सकता. We all read the food wave and food cycle in 5th or 6th standard कि क्या किसको खाता है, ऐसा पूरा एक साइकिल था. कोई भी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता. तो जब हमें वो प्रॉब्लम फेस होने लगी तो हमने उस बारे में बात की. कभी आप नोटिस करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात सिंस 2015 यूनाइटेड नेशंस में इनिशिएट हुई, because I am working here in IIS on a sustainable development goal in the context of developing countries. So that's a very interesting thing. Climate change, pollution, their effect on human race, their effect on biodiversity, their effect on any other aspect, possible aspect की बात हम हमारे स्वार्थ से प्रेरित होकर कर रहे हैं. मुझे दूसरे को बचाना है जिससे मैं बची रहूं. और जब आप डेवलपमेंट को देखते हो और जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हो, so there is just a very thin line between both. डेवलपमेंट में ये था कि मेरा डेवलपमेंट होना चाहिए. मैं, दैट मीन्स आई, दैट मीन्स इंडिविजुअल, दैट मीन्स एन इंडिविजुअल कंट्री कुड बी देयर. एक देश अपने विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार है एट एनी कॉस्ट. जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे, जहां हमने इस पूरे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को अपने साथ लेकर चलने के लिए बात की, वहां मैंने मेरी जगह बहुत स्मार्टली मेरी फ्यूचर जनरेशन को सेंटर कर दिया. दैट्स इट. कि अब मेरा विकास हो या ना हो, मेरे भविष्य के लिए चीजें बची रहनी चाहिए, मेरे भविष्य की जनरेशन का विकास होते रहना चाहिए और एनी कॉस्ट. कहानी वही है, मेरी जगह बस फ्यूचर जनरेशन आ गई है. When I started my education, मैंने environment और pollution साथ में पढ़ना शुरू किया. So in my psyche, पर्यावरण और प्रदूषण दोनों अलग है ही नहीं, दोनों को एक साथ ही पढ़ना है. पर जहां मेरे माता पिता या एक और पीढ़ी पीछे चले जाएं, क्या वो लोग इस प्रदूषण को ऐसे पढ़ते होंगे? डेफिनेटली नॉट. उनके लिए ये शायद इतना बड़ा कंसर्न नहीं रहा होगा. पूरे विश्व की अगर स्थितियों को बहुत संक्षेप में हम समझने की कोशिश करें, जहां कभी सर्दियां नहीं पड़ती थी, वहां अब टेम्परेचर माइनस में जाने लगा है. जहां सर्दियां ही सर्दियां रहती थी, वहां हीट वेव आने लगी है. और ये जो एकदम अपोजिट क्लाइमेट चेंज हुआ है, वो ऐसे मैजिक की तरह चुटकी बजा के नहीं हुआ, वो ग्रेजुअल इवोल्यूशन के कारण हुआ. उस ग्रेजुअल इवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें हमारी छूटती गई. आप जहां पर रहते हो, कल यहाँ पर एक HPU में सेमिनार था, देयर आई वाज इनवाइटेड. वहां कल्चर की बात हुई. मेरा जो कल्चर है, दैट मीन्स ह्यूमंस का कल्चर, वो वहां की ज्योग्राफी से निकल कर आता है. एक स्टेट के लोग एक तरह का परिधान पहन रहे हैं, एक तरह का खाना खा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उस जगह पे वैसा खाद्यान्न उपलब्ध है, क्योंकि उस जगह का जो मौसम है, जो वातावरण है, वो उन्हें उस तरह के कपड़े पहनने के लिए बाध्य कर रहा है. आपका एक एक एक्शन उस पूरे नेचर पर डिपेंड करता है और उस कॉस्मिक ऑर्डर में चल रहा होता है, जिसका मैं और आप सिर्फ एक टिनी पार्ट है. वी ऑल आर प्लेइंग अवर रोल ओनली. जब ये अपोजिट क्लाइमेटिक कंडीशंस आने लगी, तो आपका कल्चर डिस्टर्ब होगा.
आपका कल्चर डिस्टर्ब होगा, आपके जो पेट्स का बिहेवियर है, आपकी जो स्पेशीज का, जो ट्रीज का बिहेवियर है। यहाँ पर पोलन गिरा करता था, अब वो पोलन नहीं गिरा। आई विल जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ शिमला 2021 और 2022 में यहाँ हैवी स्नोफॉल हुआ करता था, जिसे देखने टूरिस्ट आते थे। सिंस लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर 2023, 24 एंड वी आर इन 25, नहीं हो रहा स्नोफॉल, और होता है तो एक आध दिन थोड़ा सा होता है। उससे यहाँ के जो ठंड के मौसम में निकलने वाले वो छोटे छोटे से क्रिएचर थे, नहीं निकल रहे। उन क्रिएचर्स के ना निकलने से यहाँ की जो लोकल फ्रूट्स के बागान थे उन पर इफेक्ट पड़ रहा है, और उनकी वो फसल नहीं हो रही। जबकि यहाँ की मुख्य जो फसल थी, जो एप्पल्स थे, जो ऑर्चिड्स थे, यहाँ के किसान उन्हीं से चल रहे थे। वो एक सीजन में अपने उतने अर्न कर लेते थे कि बाकी का जो स्नो वाला सीजन होता था उसमें वो बाहर नहीं निकल पाते थे। अभी वो फसल भी नहीं हो रही। फाइन। फिर आपकी जो टूरिज्म इकोनॉमी चल रही थी, लोग जो स्नोफॉल देखने आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे हैं, अब वो कहीं और ऊपर और हिल्स में जा रहे हैं। एक छोटे से क्लाइमेटिकल एक्शन से कितनी चीजें एक साथ इफेक्ट हो रही हैं, आप कितनी चीजों को उसके साथ लिंक कर सकते हो। इसका एक बहुत सिंपल और बहुत, आई शुड से सिंपल एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स थ्योरी बटरफ्लाई इफेक्ट के रूप में हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व के किसी एक कोने पर कुछ तितलियां अगर उड़ती हैं तो उनका असर विश्व के दूसरे किसी कोने के कोस्ट पर क्या आता है, कि वहां पर कब साइक्लोन आ जाएगा, वहां पर कब अतिवृष्टि, कब अनावृष्टि, कब सौर वृष्टि होने लगेगी। उन सारी चीजों की स्टडी करते 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 हम आज यहाँ तक आ गए हैं कि अब हमको ये दिख रहा है कि दुनिया बर्बादी की कगार पर है। अभी अगर नहीं बचाया तो फिर हम नहीं बचा पाएंगे। लेकिन दैट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड कि अगर हम अपने लिए बचाने को निकलेंगे तो आप बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचा पाओगे, आप क्लाइमेट को नहीं बचा पाओगे। इफ your motive is motivated through your individuality, then you are no more empathetic towards the other species and creature. मेरा भला होना चाहिए ये सोचकर आपके जो भी काम होंगे वो सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होंगे। जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल से हम बात को समझते हैं कि सर ने जब इंट्रोडक्शन हो रहा था कार्यक्रम का तो बोला कि जब नए प्रिंसिपल सर आए तो उन्होंने मोर देन 500 पौधों का वृक्षारोपण किया। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस आई हर्ड, कि हमने पौधे लगाए और हमने ये एक्सपेक्ट किया कि वो वृक्ष बनेंगे। जैसा उन्होंने बताया भी कि सर उनको बहुत गार्जियन की तरह टेक केयर भी कर रहे हैं कि कहीं कोई उन्हें नुकसान तो नहीं हो रहा। क्या ऐसा ही पूरे देश भर में हो पा रहा है? क्या हमारी जो पॉलिसीज हैं, क्या हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आर देयर, सर ने भी आपको बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क से इंट्रोड्यूस करवाया, एनजीटी का नाम बताया, और कई सारे कानून हैं, फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, एज वेल एज इंडिपेंडेंट लॉज भी हैं। वो है आपके पास कि आपको किस तरह से बिहेव करना है। कंपनी अगर कहीं एक फैक्ट्री सेटअप करेगी तो उससे निकलने वाले कार्बन के कंपैरिजन में जितना पोल्यूशन होगा उतने उसको फॉरेस्टेशन करने, फॉरेस्टेशन के नाम पे प्लांटेशन होता है, पौधों का वृक्षारोपण। तो उन प्लांट्स के वृक्ष बनने तक की मॉनिटरिंग कहाँ है? फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि आपने बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए काम किया पर सेल्फ सेंटर्ड किया कि प्रायोरिटी है फैक्ट्री लगना, सेकेंडरी है फॉरेस्टेशन होना। सो फॉरेस्टेशन लूप लाइन में गया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर उस जगह से आपने पेड़ों को काटा है तो अब काटने की जगह एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन की जगह फॉरेस्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है। आप पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ोगे और किसी दूसरी जगह ले जाकर लगा दोगे। एक जो पेड़ है वो एक अकेला पेड़ नहीं होता, वो अपनी जड़ों के साथ वहां की पूरी मिट्टी, मिट्टी के साथ अर्थवॉर्म्स के साथ वो छोटे छोटे से पौधे जो उसके आसपास उगाते हैं, वो सारी की सारी बर्ड्स। मैम ने आपको अभी स्पैरो जो चाइना में उनका मास किलिंग हुआ उसका एग्जांपल दिया, और वो एक पेड़ एक इकोसिस्टम होता है। A tree is not a single individuality. आप उसको उखाड़ के कहीं और ट्रांसप्लांट करोगे तो वो पेड़ भी मरेगा, वहां का इकोसिस्टम भी मरेगा, लेकिन वो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर काम होगा, उस पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और वो आपको किसी सजा का भागीदार भी नहीं बनाएगा। एंड दैट इज द मॉडल वी आर फॉलोइंग नाउडेज on the name of climate change to rescue the biodiversity, but our primary motive is development. So
जब आप अहम ने जहाँ परो वेत्ति गणना लघु चेत साम वाले भाव से चलते हो, जब आप विकास की भारतीय अवधारणा से चलते हो, जब आप पर्यावरण को स्वयं से भिन्न नहीं देखते हो, जब आप प्रकृति और प्रवृत्ति को एक करके देखते हो, जब आप यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के साथ समाज में बाहर निकलते हो, जब आप सड़क पर चलते समय उन गाड़ियों और उन पेड़ों के साथ खुद को रेजोनेट करते हो कि जैसे कोई अगर पोल्यूटेड गाड़ी बाहर मेरे आगे चल रही है और मेरी नाक में धुआं घुस रहा है, मैं परेशान हूँ, वैसे ही ठीक बगल में जो पेड़ लगा है वो भी परेशान होगा, उसके ऊपर जो गिलहरी बैठी है उसके नाक में भी ये धुआं जा रहा होगा, उसको भी दिक्कत होगी। जब आप इतना एकाकार होकर रहोगे इस समाज में ना, तब आप अपने आप को, अपनी सराउंडिंग को बचा पाओ। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज इज देयर, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, हम डोनाल्ड ट्रंप नहीं बन सकते कि हम सीधे कहें कि कहाँ है क्लाइमेट चेंज, इतनी ठंड तो पड़ रही है। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस, यू हैव टू एक्सेप्ट कि हमने क्या किया है, और हम इस तरह से अपना पल्ला भी नहीं झाड़ सकते कि मैंने इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं किया। यू आर नॉट यू, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस, you are the representative of your society, you are the representative of your culture, and you are the representative of your civilization. If you are a student, if you are a professor, if you are an administrative, if you are whatsoever you are, जहां हो जो हो, take the responsibility कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरे लेवल पर। So first is acceptance कि मेरे आसपास गड़बड़ क्या है। Second is उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। Be innovative. Don't be a follower, as simple as it is. Because not in just India, even worldwide, आप जितनी भी ट्रीटीज और कन्वेंशन को उठाकर देख लें, चाहे आप वेटलैंड कंजर्वेशन की बात करें, चाहे आप एंडेंजर्ड स्पेशीज के कंजर्वेशन की बात करें, इलीगल तस्करी, और ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ट्रीटी और कन्वेंशन के होने के साथ ही इंसान ढूंढ लेता है। अगर रूल बना है तो मुझे रूल को बाईपास कैसे करना है, अगर ओवरलूप ना सही तो वो मुझे पता होता है, राइट? सो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल एंड लॉ, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट शुड बी योर रोल, व्हाट शुड बी योर पार्ट टू प्ले ओवर देयर, राइट? ये कुछ कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो मुझे लगती है कि स्पेशली इंडिया में जो एकेडमिशियंस हैं, इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं, या इंडिया में वो लोग हैं जो सच में कंसर्न है, उन्हें पता होनी चाहिए। फैक्ट्स, फिगर्स की सबसे पहले इस वर्ड का यूज किसने किया था, कितने कन्वेंशंस वर्ड में होते हैं, किस कन्वेंशन का क्या आउटकम होता है, कितनी कंट्रीज सिग्नेटरी हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली आप जब ये बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस देखोगे तो सिग्नेटरी कंट्रीज के नंबर ज्यादा है, बट रेक्टिफाई करने वाली कंट्रीज बहुत कम है। सिग्नेटरी दैट मींस कि अगर हम 177 देश या 193 देश बैठे हैं उस कॉन्फ्रेंस में, सो देयर इज अ पीयर प्रेशर कि मैं वहां पे ये नहीं कह सकती कि भैया पानी को बचाने की बात है तो मेरा देश साइन नहीं करेगा, मैं वहां साइन कर आऊंगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय कंट्री, बट उस ट्रीटी को रेटिफाई मुझे मेरी कंट्री की संसद में आके करवाना पड़ेगा कि मेरे पूरे कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उससे एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो अंदर आके मैं नहीं करवा पाती हूँ, क्योंकि सारे लोग तो उस पर्यावरण के लिए, उस परिस्थितिक तंत्र के लिए, उस पूरे इकोसिस्टम के लिए कंसर्न नहीं है। शायद हो सकता है मैं भी नहीं हूँ, बट थ्रू द इंटरनेशनल प्रेशर मैंने साइन किया। सो सिग्नेटरी कंट्रीज are always greater than the number of the ratifying countries of the international conventions for biodiversity, for climate change, for rescue of the endangered species. आप रेड डाटा लिस्ट को कभी पढ़कर देखना, IUCN जो निकालता है, हर साल उसमें नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, सिवाय आप एशियाटिक लॉइन को छोड़ दो तो बाकी ऐसी कोई स्पेशी नहीं है जिसको हम बचा पाए। उसका नंबर रिड्यूस हुआ है, पर बाकी सारे फौना फ्लोरा उसमें इंक्रीज होते जा रहे हैं कि अभी पहले अगर 18 कंट्रीज 18 स्पेशीज थी जो एंडेंजर्ड थी, तो आज 20 है, अगले साल 25 हो जाने वाली है। एंड द रीजन बिहाइंड इज, विथ माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, the individualistic approach. The reason behind is we are more oriented towards the development, the materialistic development. We are more oriented towards the following. जो भी दूसरे देश कर रहे हैं वो मुझे फॉलो करना है। आप फॉलो करके स्पेशली भारत में तो बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचा सकते, क्योंकि लद्दाख की टोपोग्राफी केरला की टोपोग्राफी से
180 डिग्री अपोजिट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की टोपोग्राफी गुजरात और राजस्थान की टोपोग्राफी से 180 डिग्री अपोजिट है। सेंट्रल इंडिया, जहां हम सब, आई ऑल्सो बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो ज्योग्राफी है, जो वहां का प्लांटेशन है, एमपी टेक्निकली इज द लार्जेस्ट नंबर फॉरेस्ट कवर एरिया, पर एमपी की जो पॉलिसी है वो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उसके आसपास के कुछ रीजन में अप्लाई हो सकती है, पर उड़ीसा में अप्लाई नहीं होगी। So you have to be more inclined and more focused towards the localization of the biodiversity. जो वो 3 पैरामीटर्स होते भी हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको ज्यादा टेक्निकल चीजें पता होंगी। आप अल्फा पर फोकस कर अगर पॉलिसी बनाओगे तो गामा पर ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। आई गेस ये वन वे कम्युनिकेशन, हम सामने होते तो टू वे होता, कुछ कुछ आप भी कहते, कुछ मैं पूछ पाती आपसे, तो बहुत भारी और बोझिल सा लेक्चर ना हो। I would love to conclude with those words. इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स हैं, सब इफेक्ट्स भी हैं, कब तक रहेंगे ये मुझे और आपको सोचना है। हम सालों से इस विषय पर बात करते आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम, बहुत अच्छी अच्छी सी किताबें, बहुत स्कॉलरली आर्टिकल्स फॉरेन जर्नल में। आई विल रेफर यू हार्वर्ड गजेटियर, आई विल रेफर यू द कैम्ब्रिज गजेटियर, आई विल रेफर यू इंडिया में जो IUCN की बुक आती है, एनुअल बुकलेट आती है, वो हम सब गो थ्रू करते हैं, करते आ रहे हैं। द क्वेश्चन इज ओनली कि हम कब तक गो थ्रू करते रहेंगे। क्वेश्चन इज ओनली कि कब तक हम इन्हीं विषयों पर, मतलब मुझे इतने साल हो गए ऐसे ही विषयों को देखते हुए, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट एंड दैट क्लाइमेट चेंज, दीज आर द 2 इश्यूज जो मैं हर साल देखती हूँ, कब तक रहेगा। दैट इज द टाइम टू थिंक, नॉट फॉर मी बट फॉर यू एज वेल, कि हम क्या कर सकते हैं हमारे खुद के स्तर पर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पर शिमला आई, जब मैं यहाँ हिमाचल में हूँ और हिमाचल को अपनी आंखों से देख रही हूँ, तब मैं वो समझ पाई कि पहाड़ों को क्या तकलीफ है, तब मैं वो समझ पाई कि नदियों को क्या परेशानी है। जब मैं मध्य प्रदेश में थी, वहां के जंगलों में, वहां के ट्राइबल एरियाज में रहती थी, तब मैं समझ पाई कि मैं जंगल को जितना नहीं बचा सकती, जितना जंगल में रहने वाले, जिन्हें मैं सो कॉल्ड असभ्य या ट्राइब कहती हूँ, वो बचा सकते हैं। क्योंकि अगेन दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द नेचर, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द अल्फा कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जिसको पोल्यूशन नहीं पता है वो एनवायरनमेंट को ज्यादा अच्छे से सस्टेन कर पाएगा। सो बी यू, बी इनोवेटिव, बी ओरिजिनल थिंकर, और कोशिश करो एक्सेप्टेंस के साथ चेंज हम कैसे लेकर आ सकते हैं। दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट फॉर द स्कॉलर्स, एंड सो मेनी एल्डरली पीपल आर ऑल्सो देयर। I humbly apologize if I extended at any point. Thank you so much for having me here. Thanks. Thank you very much, madam, for the wonderful presentation of your ideas, and conclude and